गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको चैप्टर टॉपिक बता दूं पहले। हमारे टॉपिक का नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो आपको चैप्टर है ये 12th क्लास ज्योग्राफी के लिए एंड टर्म टू एग्जामिनेशन में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, तो इसलिए इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही सेकंड वीडियो को देखें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ड्रॉट एरिया प्रोन प्रोग्राम है, या ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया जी, इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया वो पीसीआई के द्वारा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जो भी एरियाज बैकवर्ड हैं डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एम्प्लॉयमेंट में, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग ही ये प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था, इनिशिएट किया गया था। और जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है ये 4th 5 ईयर प्लान में के अंदर आता है। एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे इसके। तो कौन कौन से थे? पहला ऑब्जेक्टिव्स था कि उस एरिया में हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। मतलब जो ड्रॉट एरिया के अंदर जो एरियाज आते हैं जहाँ कुछ रीजन्स हैं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको हमने सॉल्व करके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को, और लोगों को एसेट क्रिएट करके देनी है। एसेट होता है मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी जिससे इनकम जनरेट हो, सो दैट के इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया कैन बी इम्प्रूव्ड हो सके। ओके। आगे ज़्यादातर जो मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट के बाद गवर्नमेंट का, वो था लेबर इंटेंसिव वर्क के ऊपर, कि कुछ ऐसे सेक्टर शुरू करने हैं जहाँ पे लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़े, क्योंकि जब लेबर काम करेगी तो उसको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। तो एम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव जो वर्क होंगे, उसके साथ ही कुछ जैसे लैंड का इम्प्रूवमेंट करना, जिससे लैंड एसेट बढ़ेगा, एसेट से वो उसको लीज के ऊपर दे सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होगा। अनदर वन, कुछ लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होंगे, क्योंकि ड्रॉट की वजह से लैंड की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो चुकी है। कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन का सबसे जो हम कह सकते हैं कमी थी ड्रॉट एरिया में होती है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि उस एरिया में इरिगेशन को डेवलप किया जाए। और इरिगेशन बेस ही आपकी एग्रीकल्चर है। एफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट मोर ट्री, प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज को ज़्यादा ज़्यादा लगाएं तो एफॉरेस्टेशन में आएगा। आगे ग्रासलैंड डेवलपमेंट है, क्योंकि एरिया डेजर्ट है, सैंडी सॉइल है, तो उस एरिया को ग्रीनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रासलैंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कुछ रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कॉलेज हो गया, या यूनिवर्सिटीज़ हो गया, या उसके बाद कुछ स्कूल्स हो गए, ठीक है, और कुछ और मेडिकल जो आप कह सकते हो कि क्लिनिक हो गए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी रूरल लेवल के ऊपर। उसको बोल देते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कनेक्टिविटी होगी, रोड्स हो गई, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे मेन है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो लाइफ सस्टेन करना इज़ नॉट पॉसिबल। और आपका इरिगेशन भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है, आपका इंडस्ट्री भी और अदर सेक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड है। रोड्स हो गया, मार्केट डेवलप करना, क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स लोगों को लोन मिलना चाहिए, फाइनल जो फाइनेंस असिस्टेंस मिलनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ सर्विसेज वर इंक्लूडेड, कि इन सभी को ऊपर फोकस करना है, और कम्स अंडर द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, याद रखना। आगे यदि हम बात करते हैं, नेशनल कमेटी एक डेवलप की गई, जिसका फुल फॉर्म था NCDB, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज, इसको क्वेश्चन बन सकता है। एंड तो ये ज़्यादातर किस एरिया में शुरू की गई? ये की गई DPAD, DPAD मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर की गई। ओके। एंड इस प्रोग्राम का मेन पार्ट के हमने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है उस एरिया में, और एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड जो भी अलाइड सेक्टर हैं, अलाइड मीन्स उसके साथ लिंक्ड हैं, जैसे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड क्या होंगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, उनको हमने डेवलप करना है। और अनदर वन, एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हम बोलें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी,
ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होंगी, एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड ही कुछ फ्लोर मेकिंग, ठीक है, आटा वगैरह जो बनता है वो, एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड होंगी। तो वो सारे सेक्टर हमने डेवलप करने हैं और मार्केट के साथ होगी, क्योंकि मार्केट में क्या करेंगे, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे अलाइड सेक्टर हैं जिनके साथ ही कनेक्टेड हैं, ठीक है, हमें याद रखने पड़ेंगे। चलिए, इनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा और साथ में ही इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, अनदर वन, यदि हम बात करते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर जो कमेटी की आगे जो रिकमेंडेशन थी कि जो पॉपुलेशन प्रेशर है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उसकी साथ ही रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, देन हाउ टू रिड्यूस दैट, उसको कैसे रिड्यूस करना है। एंड और जो भी लैंड है, खाली लैंड पड़ी है, वेस्ट लैंड, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। एंड जिससे हमारी जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। जब हम हर टाइप का, मतलब जो वेकेंट लैंड है, जब वेकेंट कह सकते हो या एक चीज़ फैलो लैंड कह सकते हो, खाली लैंड, जो खाली लैंड है उसको कैसे यूज़ किया जाए, तो ये सारा किसके अंडर आएगा, ये मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस के अंडर आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, जो काफ़ी बड़ा एक डिग्रेडेबिलिटी है किसका, इन्वायरमेंट का। ओके, और हमें ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है इनको प्रमोट करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस एरिया में देनी चाहिए ताकि लोग को पास सोर्स ऑफ इनकम हो, उसके बाद वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ अदर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की इस एरिया में की गई, जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये किसके लिए, टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल, टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल, कि वाटर लेवल को रेज अप किया जाए, ठीक है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ड्रॉट एरिया में यही होता है कि वाटर लेवल बहुत नीचे है, इरिगेशन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी, कुछ ऐसे मेथडोलॉजी यूज़ की जाती हैं, स्टेप्स ऐसे फॉलो किए जाते हैं, ऐसे कुछ मेजर्स किए जाते हैं बाय विच के जितना भी वहाँ पे रेन का वाटर होगा उसको स्टोर करके, एंड कुछ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, वाटर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वाटर को प्रिजर्व किया जाएगा, वाटर को सेव किया जाएगा, ठीक है। एंड वो सारा किसके अंडर आता है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। ये माइक्रो लेवल पे शुरू होगा, छोटे लेवल मीन्स गाँव से शुरू होगा और गाँव से ये हायर लेवल तक जाएगा, मतलब शहरों तक इस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद और भी बेसिक कुछ स्ट्रेटजी थी डेवलपमेंट की इस एरिया में की गई, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे रिस्टोर करना है और वाटर, सॉइल, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल पॉपुलेशन, ये इन सभी के बीच में बैलेंस को क्रिएट कैसे करना है, तो विल बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक था वो है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मतलब ड्रॉट प्रोन रीजन पहले कौन से हैं हमने ऑलरेडी कर लिया, प्रोग्राम क्या था, मार्केट क्या थी, रोल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट क्या था और कौन सी कमेटी थी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं 3 मार्क्स में हर के ऊपर। ओके, अनदर वन जो ड्रॉट प्रोन एरिया रीजन है, जिसमें 1967 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 67 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाइड किया कि ये भाई ये सारे एरिया ना ड्रॉट प्रोन में आते हैं, इसलिए हमें इनको कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। सबसे मेन चीज़ के इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इरीगेशन, तो इसलिए इरीगेशन को डेवलप करने के लिए यहाँ पे इरीगेशन कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, इरीगेशन कमीशन। इस चीज़ को तो दिमाग में रख ही लेना, इरीगेशन कमीशन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 1972 में लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू प्रोवाइड इरीगेशन, ठीक है, टू द रीजन, ठीक है। और ये कहाँ होगा, ऑब्वियस है ड्रॉट प्रोन एरिया में ही होगा। एंड इन्होंने 30% जो इरीगेटेड एरिया है उसको स्टडी किया और बेस्ड ऑन दैट जो बाकी के एरियाज़ हैं उनको भी किस तरीके से इरिगेशन के अंडर लेके आना है उनको डिमार्केट किया, उनके ऊपर एनालिसिस स्टडी किया, ठीक है। एंड रोड प्रोन जो एरियाज़ थे उनमें एरिड और सेमी एरिड, एरिड होता है खुश्क ड्राई एरिया, ठीक है, याद रखना, जिसमें राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, उसके बाद मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटका में है और इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। तो ये सारे एरियाज़ इन्होंने कंसिडर किए, ये सारे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स रीजन्स हैं। हमें इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट, इरीगेशन, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना ही करना है।
ओके। एंड उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी की एडवांसमेंट लेके आनी है इस एरिया में, जैसे हरियाणा है, पंजाब, नदर्न राजस्थान, ठीक है, जिन एरियाज़ में ड्रॉट कंडीशन नहीं आती, ठीक है, तो उन एरिया से हमने सीखना है। और सेकंड वन इज़ कि जब यहाँ इस एरियाज़ में जो भी एरियाज़ ये ऊपर दिए हुए हैं, जब यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हम देंगे अच्छे से, तो ये एरिया कभी भी ड्रॉट को फेस नहीं करेंगे, सूखे को फेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाती है। ओके, ये कुछ ओवरव्यू दिया था प्लानिंग परस्पेक्टिव इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादातर जो प्लानिंग हुई वो इंडिपेंडेंस के बाद हुई, एंड बट मतलब डे टू डे बेस के ऊपर और बड़ी धीरे से और स्लो पेस के ऊपर इसको मल्टी लेवल प्लानिंग में कन्वर्ट किया गया। मल्टी लेवल होता है, पहले तो सिर्फ ये माइक्रो लेवल पे थी, लेकिन उसके बाद इसको बड़े लेवल के ऊपर भी प्लानिंग करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। एंड जो इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग करने की, उसका जो एजेंसी का नाम है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसको याद रख लेना। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड है वो होता है पीएम, ठीक है। एंड एक इसका जो ऑल ओवर डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो अमिताभ कांत थे, ठीक है, ये मैं थोड़ा पुराना बता रहा हूँ आपको। अमिताभ कांत एंड राजीव कुमार, ठीक है, ये बेसिक ऑटोनॉमस बॉडी है लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ पीएम है, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, एंड इसका अभी नाम चेंज कर दिया प्लानिंग ऑफ कमीशन का, क्योंकि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसका नाम बना दिया गया नीति आयोग, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पता होना चाहिए आपको। एंड नीति आयोग का आयोग होता है विभाग, डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब किया गया? 2015 में, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे जो नीति आयोग है इसको सेटअप किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट। एंड कि किस हिसाब से किसी स्टेट को हमने अपलिफ्ट करना है बाय इम्प्लीमेंटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, मेकिंग फॉर इंडिया। एंड वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिकल और टेक्निकल जो एडवाइस वगैरह के बेस के ऊपर हम उस एरिया को डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज़, कुछ एक्शन, कुछ स्ट्रेटजीज़, ठीक है, कुछ एडवाइसेस, तो वो सारी चीज़ों को मिला के किसी एरिया को डेवलप कैसे करना है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी थ्रू नीति आयोग। ओके, इसको हम बोल देते हैं प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया। ओके, नाउ 2 केस स्टडी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडीज़, आपको पता होनी चाहिए। पहला है भरमौर रीजन। भरमौर रीजन की केस स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे पहले तो ये आईटीडीपी के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये ट्राइबल के अंदर क्यों आता है? क्योंकि ये हिली एरिया है और हिली एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। सिर्फ ट्राइबली प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ और एरियाज, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ा इशू इज़ बैकवर्डनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मे बी एग्रीकल्चर हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और क्लाइमेटिक पार्ट में हो सकता है। तो सो मेनी चैलेंजेस आर देयर जिनको स्टडी करना ज़रूरी है और इनको सॉल्व करना भी काफ़ी ज़रूरी है, टैकल करना ज़रूरी है प्रॉब्लम्स को। ओके, पहले तो फिजिकल सेटिंग ये पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है इसका। फिजिकल सेटिंग इज़ कि वो एरिया कहाँ पे पड़ता है, किस एरिया में है, उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। जल्दी से हम पहले इसको देख लेते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप भरमौर रीजन। तो ये भरमौर रीजन का ट्राइबल रीजन है जो इसका मैप है। तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हो। यदि मैं इसका आपको लैटीट्यूड की बात करूं तो लैटीट्यूड इसका 3211 है, ठीक है, 3211 या 12 के अराउंड है, टिल 3241 है, 32 डिग्री 41 मिनट, ठीक है। और यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड इसका अराउंड 76 23 24 के अराउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद इसका यहाँ से 76 52 मतलब 76 डिग्री 52 मिनट इसके अराउंड इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड है। बेसिकली पड़ता कहाँ पे है? तो ये जो भरमौर रीजन है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, और सॉरी स्टेट है, एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट है, याद रख लेना, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। इसकी 4 फिजियोग्राफी डिवीज़न है। मैं मैप से ही सारी चीज़ें करवा दूं ताकि नेक्स्ट वन जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में आएंगी हम इमीडिएटली उनको रिवाइज कर लें।
इसकी 4 फिजियोग्राफी डिवीज़न है, 4 डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? होली एरिया है, कहानी है, कुर्ती है एंड तुंदा एरिया है। ये 4 डिवीजन्स हैं। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत रहती है। ट्राइबल पॉपुलेशन का नाम है गदीज। गदीज पीपल सबसे ज़्यादा आपको इस एरिया में मिलेंगे। नेक्स्ट वन, इसका फिजियोग्राफिक जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, एंड टोटली माउंटेनियस एरिया है। अनदर वन, इसमें मेन रिवर्स जो फ्लो करते हैं इस एरिया में, रावी रिवर है मेन, तुंदा रिवर है इस एरिया में, बुध हिल रिवर है कुक्ती एरिया में, और लास्ट वन इज़ रावी का ही यहाँ पे इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा। और मतलब मैक्सिमम जो एरिया इरीगेट जो किया जाता है, जहाँ वाटर फ्लो और ड्रेनेज बेसिन ज़्यादा है, वो रावी का है, उसके बाद कुक्ती का है, देन तुंदा का है। तो 3 रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस एरिया की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम हिली एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, ये एरिया रिमोट एरिया है, मतलब रेस्ट ऑफ जो इंडिया या हिमाचल के साथ डिसकनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हार्श क्लाइमेट है। हार्श क्लाइमेट मीन्स सर्दियाँ में ये एरिया टोटली डिसकनेक्ट हो जाता है स्नोफॉल की वजह से, ठीक है। और ये एरिया में ना डिफॉरेस्टेशन बहुत हाई स्केल पे हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन जहाँ पे सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ठीक है। उसके बाद लैंड स्लाइडिंग जहाँ होती है, ठीक है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक और कारण है इस बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस सभी साइड में है। बैकवर्डनेस का मतलब सोशली ये बैकवर्ड है, ठीक है। इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है ही है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लोगों के पास, ठीक है। एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस विल आल्सो बी देयर। पॉलिटिकल मीन्स ये दूसरे एरिया के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो इनके बेस के ऊपर ही यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो उसका नाम था ITDP। इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपको बनेगा इसके ऊपर। ITDP के बेनिफिट और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पहले हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं पूरे को, जल्दी से एक्सप्लेनेशन में चलते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए एक्सप्लेनेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है भरमौर रीजन का, ये सारा इसका डिवीज़न और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ये 18 मतलब 18 स्क्वायर किलोमीटर में है, मतलब 1818, एंड इसका अल्टीट्यूड दिया है हाइट 15 मीटर टू 37 मीटर मीन सी लेवल पे है। और रीजन पॉपुलरली इसको होमलैंड ऑफ गदीज बोलते हैं, गदी ट्राइब का नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी है। एंड लॉफ्टी माउंटेन है इसके साइड में, पीर पंजाल माउंटेन इसके नदर्न साइड में है, और धौलाधर इनके साउथ साइड में है, ठीक है। एंड धौलाधर की जो कवरेज है पीर पंजाल नियर रोहतांग पास, ये पूरा एक्सटेंशन इसका दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं किस साइड में इसके जो है पीर पंजाल, और सदर्न साइड जो मैंने बताया था धौलाधार। आप देखिए नदर्न साइड में यहाँ पे इस साइड में इसके पीर पंजाल, ठीक है, और साउथ साइड में जहाँ पे धौलाधार। तो इट मीन्स इन एरियाज़ के बीच में और लॉफ्टी माउंटेन के बीच में ही इसका पूरा आपको लोकेशन देखने को मिलता है। चलिए नाउ कम टू द टॉपिक नेक्स्ट। यदि हम इसका रिवर की बात करते हैं तो रिवर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे रावी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बुद्ध हिल, मैंने ऑलरेडी बता दिया, तुंदा रिवर है। एंड और सिंपल पार्ट है कि जो रिवर हैं वो हमेशा ही वैलीज़ के बीच में से जाएंगे, खाइयों के बीच में। तो कुछ डीप गॉर्ज और कुछ वैलीज आर देयर। इसकी 4 फिजियोग्राफी डिवीजन ऑलरेडी डन, हॉली, कुक्ती, कानी एंड तुंदा, ठीक है। भरमौर में फ्रीजिंग वेदर है, हार्श क्लाइमेट मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्नोफॉल कवर्ड एरिया है, एंड मंथली टेम्परेचर जहाँ पे 26 डिग्री समर में और 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनवरी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें भरमौर रीजन की ट्राइबल पार्ट की, तो ये भरमौर एंड होली तहसील है। तहसील का नाम पूछा जा सकता है 101%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 2 तहसील हैं, भरमौर एंड होली, और इसका चंबा हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। एंड नोटिफाइड एरिया है। उसके बाद 1975 में इसको नोटिफाइड किया गया कि ये ट्राइबल रीजन है, ठीक है। आगे मैंने कम्युनिटी का नाम ऑलरेडी बता दिया है,
एंड इसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है हिमालय रीजन में बिकॉज ऑफ द गदी पीपल। एंड यहाँ पे एक काम और होता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। ट्रांस ह्यूमेंस एक क्या चीज़ है? ट्रांस ह्यूमेंस एक फॉर्म ऑफ माइग्रेशन होता है ट्राइबल का, जो वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। और वो सीजनल माइग्रेशन को हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस, इसको ट्रांस ह्यूमंस को बोलते हैं। ट्रांस का मीन्स होता है टू मूव अक्रॉस, ह्यूमंस मीन्स होता है ह्यूमन। लेकिन यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन मूव क्यों करती है? क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है? एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। एनिमल को डोमेस्टिकेट, लाइव स्टॉक डोमेस्टिकेशन कैन बी देयर, है ना। एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है, ये अपने जानवरों को यहाँ पालते हैं। और जब एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं तो ए एरिया में जब रिसोर्स या ग्रास लैंड या पानी ख़त्म हो जाता है या एरिया फ्रीज हो जाता है तो वो बी एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब वहाँ पे मौसम सही हो जाता है तो बी से ए की तरफ आएंगे। तो सीजन के वाइज जो माइग्रेशन होती है उनको बोल देते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। और ये लोग अपने एनिमल को साथ में लेके चलते हैं ताकि उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल हो सके। इसको सीजनल क्यों बोलते हैं? सीजनल मीन्स इनकी समर और विंटर में अलग अलग मूवमेंट होता है, समर एंड विंटर। यदि हम बात करते हैं समर में जो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेन, मतलब लोअर एरिया से हायर तक, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्या होती है, थोड़ी मौसम चेंज होता है और ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए प्लेन से माउंटेन जाएंगे। विंटर में माउंटेन एरिया में और ऑलरेडी सर्दी होती है तो ये माउंटेन से कहाँ आएंगे? प्लेन एरिया में, प्लेजेंट क्लाइमेट में। क्योंकि ह्यूमन अडेप्ट कर लेता है लेकिन एनिमल अडेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिसोर्स मैंने बताया उनके लिए फूड, वाटर, जो सारी चीज़ें हैं उसकी अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। चलिए, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे है, क्या रीज़न था क्यों बरमौर रीजन में को हाईलाइट किया गया, इसकी स्टडी करनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इकॉनमी बहुत लो है क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, रिसोर्स कम है, फर्जाइल एनवायरनमेंट है, जो इसकी इकॉनमी को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सोसाइटी को भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्डनेस हिमाचल प्रदेश का एरिया है ये बरमौर रीजन, मैंने ऑलरेडी मार्क ये कर दिया था, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कि क्यों इस एरिया में हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तो बिकॉज ऑफ फेसिंग सम इश्यूज़, ठीक है। और गदीज पीपल ज़्यादातर जोग्राफिकल और पॉलिटिकल जो आइसोलेशन महसूस करते हैं, आइसोलेशन मीन्स अलग ही एरिया है, दूसरे एरिया से डिसकनेक्टेड, ओके। और जो इकॉनमी है ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन हार्श क्लाइमेट होने के कारण एग्रीकल्चर भी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड इस एरिया में नहीं है। तो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो लेबर हो चाहे वो बाकी इंडस्ट्री हो, तो वो भी ज़्यादा यहाँ पे मतलब डेवलप नहीं है। शीप और गॉट रेयरिंग ज़्यादा की जाती है। एंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन जो बरमौर सब डिवीज़न की है वो 40,000 के अराउंड है, और डेंसिटी जो है वो 21% पर स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। इसको पॉपुलेशन के ऊपर नहीं आएगा लेकिन आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि इस एरिया को अपलिफ्ट किया जाए, उसका नाम था ITDP। प्रोग्राम का नाम आपको आ सकता है, इसको मार्क कर लेना, ओके। 1970 में गदीज पीपल को शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। एंड इस एरिया को डेवलप करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसका नाम था ITDP, याद रखना। आगे 1974 में 5th 5 ईयर प्लान के अंदर ये ट्राइबल प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, और भरमौर को वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हिमाचल में चल रहे थे उसके अंडर इंक्लूड किया गया, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ एम्स थे ITDP के, जल्दी से हम एम्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके एम्स मीन्स होता है कुछ ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स। एम क्या होंगे ITDP के? सिंपल पार्ट इज ट्राइबल प्रोग्राम है तो ट्राइबल एरिया को अपलिफ्ट करना है, तो पहले देखिए इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गदीज पीपल, जो ट्राइबल रीजन है उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको रेज करना। एंड अनदर वन इज़ नैरोइंग द गैप, मतलब जो डेवलपमेंट का गैप है उसको ख़त्म करना, क्योंकि हिमाचल के और एरिया और भरमौर में डेवलपमेंट में काफ़ी गैप है। भरमौर में बिल्कुल नहीं है, बाकी एरिया जैसे शिमला है या और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ फिर भी डेवलपमेंट अच्छी है। तो सभी एरियाज़ को इक्वल लेके आना और भरमौर को भी उस एरिया के इक्वल लेके आना, तो वो डेवलपमेंट के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करना या कम करना।
हाईएस्ट प्रायोरिटी जो उस एरिया में होगी वो ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। किस हिसाब से उस एरिया को डेवलप करना है तो वो होनी चाहिए। तो 3 इसकी मेन एम्स और प्रायोरिटीज़ हैं किसकी, आईटीडीपी प्रोग्राम की। इसके ऊपर भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, प्रोग्राम, अंडर डेवलपमेंट इकॉनमी, ये सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 3 और 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वन, यदि हम बात करते हैं अचीवमेंट, आईटीडीपी प्रोग्राम जब लॉन्च किया गया, इसका अचीवमेंट क्या था, इसने क्या क्या काम किए। मेन अचीवमेंट किया कि डेवलपमेंट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, पोर्टेबल वाटर, रोड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों को डेवलप किया। और दूसरा, विलेज जो रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड थे, होली और कहानी, ठीक है, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन बेनिफिट मिला। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रावी रिवर के बैंक के ऊपर कौन कौन से जो एरियाज लोकेटेड थे, जब फिजियोग्राफी डिवीज़न थी, वो होली और कहानी थी, उनको दिमाग में रख लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ट्रमेंडस जो इंक्रीज़ देखने को मिला लिटरेसी रेट, क्योंकि जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन जाएंगे तो एजुकेशन अपने आप इंक्रीज़ होनी ज़रूरी है, होएगी। फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाया गया, ठीक है, जो 188% से 65 हो गया 2011 में। और जेंडर इनक्वालिटी कम हुआ, मतलब अभी मेल एंड फीमेल दोनों को एक ही लेवल के ऊपर लाना शुरू कर दिया गया, जिससे जेंडर गैप खत्म हो गया। उसके बाद सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हुई, चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हुई, क्योंकि चाइल्ड मैरिज सबसे बड़ा इशू था, छोटी एज में मैरिज कर दी जाती थी, उससे सम हेल्थ प्रॉब्लम और आती थी। ट्रेडिशनली जो गद्दीस पीपल थे उनको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और पेस्टोलिस्ट, ठीक है, उससे बाहर निकाल के कुछ और काम दिए गए, और ज़्यादातर फूड ग्रेन हो गया, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। एंड पिछले 30 साल में जो प्रोडक्शन ऑफ जो कैश क्रॉप है, ठीक है, एंड पल्सेस इंक्रीज़ किया गया, ठीक है, मतलब कुछ कैश क्रॉप में जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अनदर वन, कुछ पल्सेस जैसे कुछ दालें और कुछ प्रोटीन के अदर जो मतलब जो क्रॉप्स होंगी, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उनको भी ज़्यादा उस एरिया में इनक्रेज किया गया कि इनको लगाइए, क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हॉर्टिकल्चर को फोकस किया गया। आगे जो इम्पोर्टेंस थी पेस्टोलिज्म की इकॉनमी में, वो डिक्लाइन हो चुकी थी, लेकिन अभी क्या किएगा, उसको भी इम्प्रूव किया गया, ताकि लोग उस धंधे को, उस बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर सकें और अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकें। नेक्स्ट वन, यदि हम बात करते हैं लिमिटेशन किसका, आईटीडीपी का, कुछ कमियां भी थी आईटीडीपी प्रोग्राम में। बहुत लार्ज स्केल के ऊपर सक्सेसफुल हुआ कुछ रीजन में, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी थी। यहाँ लिमिटेशन और बेनिफिट के ऊपर क्वेश्चन आपको बन सकता है। आपको आर्गुमेंट बोल देंगे कि देर आर सर्टन अचीवमेंट बट ऑन द अदर साइड देर आर सम फ्यू लिमिटेशन ऑफ द आईटीडीपी, ठीक है, गिव योर व्यूज़, हाउ फार इट इज़ करेक्ट, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। कुछ सम एरिया स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब सारे एरिया को कवर नहीं किया इसने। जैसे कुछ रिमोट विलेज थे तुंदा और कुक्ती एरिया के, वहाँ पे स्टिल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पीछे थी। ओके, अनदर वन, क्रॉप कल्टीवेशन अभी भी किया जा रहा था, लेकिन वो किया जा रहा था पुराने तरीक़ों से, मतलब नए टेक्निक्स के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। तो अब ज़्यादा पुराने तरीके होंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन आपकी बहुत कम आने वाली है। उसके बाद पेस्टोलिज्म जो डिक्लाइन किया गया, ठीक है, एंड जो गदीस पीपल थे वो बहुत ज़्यादा मोबाइल थे। मोबाइल होता है मूव करते हैं, मैंने सीजनल माइग्रेशन आपको बताई थी ना, बट वो स्टिल अभी भी माइग्रेट करते थे कांगड़ा और सराउंडिंग एरिया में अपना कुछ अच्छी सैलरी और अच्छा पैसा कमाने के लिए ड्यूरिंग विंटर। तो उस जो ट्रांस ह्यूमेंस था मूवमेंट थी, उसको रोका नहीं गया, उसके ऊपर कोई ऐसा सच कोई हार्ड एंड फास्ट प्लान नहीं बनाया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स लिमिटेशन और इसके अचीवमेंट्स थी, एम्स थे, आईटीडीपी प्रोग्राम था, और फिजियोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, आपकी बरमौर रीजन की, ठीक है। इस वीडियो में हम जहाँ तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अब इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये चैनल ज्योग्राफी के जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के पोर्शन को यहाँ डिस्कस किया जाता है। जितने भी टॉपिक कंसेप्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में आए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आए, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए या कोई भी और एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे
जो भी टॉपिक्स और जो भी कंसेप्ट ज्योग्राफी के एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, उन सभी का प्रिपरेशन जहाँ करवाया जाता है वीडियोस के थ्रू। एंड यदि आपको इस चैनल के द्वारा पढ़ाए जाने वाला कंटेंट और मेथडोलॉजी एक क्वालिटेटिव पार्ट में लगती है, कैटेगरी में है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, लाइक्स करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और टर्म टू एग्ज़ामिनेशन ज्योग्राफी की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।